हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सब। अगर आप आ ही गए हैं तो अब वीडियो पे रुक ही जाएं, वीडियो देख ही लें। क्या पता आपके लिए काम की वीडियो निकले। क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें मैं स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ, ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से आप प्रीलिम्स निकाल सकेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क का। इसी स्ट्रेटेजी को अपना अप्लाई करके मैंने कई बार प्रीलिम्स निकाले हैं। सेम स्ट्रेटेजी, सेम ईयर आफ्टर ईयर सेम स्ट्रेटेजी लगाया। क्लियर है जी। ठीक है, वो बात अलग है, मैं पेपर नहीं देता हूं, लेकिन स्ट्रेटजी हमेशा सेम रखता था ताकि मेरे को पेपर में दिक्कत ना आए। क्लियर। आप अभी तक बहुत सारी ढेर सारी वीडियो देख चुके हैं, ये वीडियो भी देखेंगे। आपके लिए बड़ी कॉमन सी बात होगी कि यार 10 वीडियो देखी है। अगर 10 वीडियो देख लिए तो एक वीडियो और देख ही लो। आ ही गए हो इतनी दूर तो एक वीडियो और देख ही लो। क्या पता कि मैं जो बातें बताऊंगा उससे तुम्हारे लिए 5 से 8 मार्क्स बढ़ाना आसान हो। कुछ एक कॉमन मिस्टेक होता है, हर एस्पायरेंट, जितने भी एस्पायरेंट है अपनी जिंदगी में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। उन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं अगर हम, तो हमारे 5-7 नंबर तो डेफिनेटली एग्जाम में पड़ता है भाई। क्लियर है। ठीक। तो उन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं कि क्या पॉइंट है जिन पे हम ध्यान में रखते, जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपना पेपर निकाल सकते हैं। बाकी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन टीचिंग एक्सपीरियंस के दम पे मैं सारी ये बातें बताऊंगा आपको। क्लियर। तो चलिए सर शुरू करते हैं वीडियो को, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी बातें बताई जाती हैं आपको एक्सपीरियंस के दम पे बताई जाती हैं। ऐसे नहीं है कि भाई मैंने खुद ने एग्जाम नहीं निकाला या जो भी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एग्जाम निकाले हैं, वो रिवील नहीं करता हूँ, वो अलग बात है। मेरा खुद का एक गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब में हूं मैं अभी। ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विस में हूं, तो ये बातें अलग चीज है। बाकी मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। टीचिंग भी मैंने 6 साल की टीचिंग की है भाई। 6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, 2019 से 2025 तक का। और बैंकिंग एसएससी की ही टीचिंग की है। बैंक एसएससी क्वांट्स का ट्रेनर रहा हूं मैं। ठीक है जी। बैंक और एसएससी क्वांट्स। अगर आप चाहते हो भाई, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें बताने वाला हूं वो गलत है, या जो मतलब जो भी चीज है, मैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। मेरे चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है A to Z मैथ्स की। आपने कुछ नहीं करना। मान लो कोई भी आपका टॉपिक वीक है, सपोज करो आपका सीआई वीक है, सीआई वीक है, सपोज कर रहा हूं ना मैं। आप मेरी सीआई की वीडियो देख लो, फुल वीडियो है, हर सवाल 3-3 4-4 मेथड से कराया गया है। फुल वीडियो एक बार आप देख लो। अगर आपको सीआई ना आने लग जाए तो मेरा नाम बदल देना भाई। अब मेरे चैनल को ब्लॉक कर देना, बेशक अनसब्सक्राइब तो दूर की बात है, और 2-4 लोगों से और करवा देना। क्लियर है ना। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है आपका परसेंटेज वीक है, आप मेरी वीडियो देख लो। तो पूरा एक्सपीरियंस के दम पे बात कर रहा हूं। 2019 से लेकर 2025 तक 6 साल पढ़ाया भाई। 6 साल बहुत होता है। क्लियर है ना। तो जितनी भी बात करेंगे पूरे एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे। आ जाते हैं वीडियो पे, अपनी क्लास पे आते हैं भाई। सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, आज बिल्कुल आज। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो है वो है तुम्हारा नवंबर में, 22 और 23 नवंबर को एग्जाम है प्रीलिम्स का, और जो अपने पीओ का। और जो क्लर्क है उनका तो चलो दिसंबर में, आई थिंक 6-7 दिसंबर के करीब है। 6 है, 7 है, 13 है, और शायद एक और डेट है। 4 दिन में एग्जाम होगा। तुमको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम जो अभी तुमको करना है, कट ऑफ चेक करना है प्रीवियस ईयर का। बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करो कि प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में, लास्ट 5 ईयर में, प्रीवियस ईयर का लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करो। तुम खुद बैठ के एनालिसिस करो कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या है। ठीक है ना। कट ऑफ चेक करो सबसे पहले। तो उस कट ऑफ के बाद तुमको क्या करना है, एक फुल मॉक देना है भाई। चाहे तुम प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो, चाहे तुम पीओ के लिए जा रहे हो, चाहे तुम क्लर्क के जा रहे हो, जो बातें बता रहा हूं तुम्हारे काम की है, तुमको आज ही अप्लाई करनी है। दोनों काम तुम्हें अभी करने हैं भाई। ठीक है ना। उसके बाद एक फुल मॉक दो। उस फुल मॉक के मार्क्स जो है उसे एनालाइज करो। उससे तुम्हें बहुत हद तक फायदा हो जाएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से पॉइंट वीक है, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा उससे। क्यों? क्योंकि तुमने जब कट ऑफ देख लिया कि भाई मेरे को पता है कि मेरे को 55 मार्क्स लेने हैं, मेरे नंबर 48 आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात बढ़ गई कि यार मैं बहुत नजदीक हूं। मेरे को एक आईना दिख जाएगा कि यार 55 नंबर चाहिए, 48 नंबर है, मतलब मैं 7 से 10 नंबर पीछे चल रहा हूं। अगर मैं 2-4 टॉपिक को ठीक से कर लूंगा या रिवाइज कर लूंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? लगता होगा ऐसा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, ऐसा डेफिनेटली होगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहला काम तो तुमको ये करना है। उसके बाद एक रफ शीट लो। रफ शीट पे अपने सारे वीक टॉपिक्स लिख लो, जितने भी वीक टॉपिक्स हैं, एवरेज टॉपिक्स हैं। एवरेज चैप्टर की बात नहीं कर रहा भाई, तुम्हारे लिए एवरेज टॉपिक की बात कर रहा हूं, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं तुम्हारे मन में,
उन सबको कैटेगराइज करो। क्लियर? जो स्ट्रांग वाला है ना, पहले तो 2 दिन इस स्ट्रांग वाले टॉपिक पे लगाओ, जितने भी इजी चीजें हैं, जैसे हो गया तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, अपना क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब कम आता है लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, और क्या बोलते हैं नंबर सीरीज, ये जितनी भी चीजें हैं छोटी 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 इजी, अपने इन सबको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। जितने एवरेज टॉपिक्स हैं उन सबको देखो, फिर उसके बाद इन पे 2 दिन लगाओ। 2 दिन लगा के कुछ नहीं करना है तुमको, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 100-150 सवाल लगाओ। कहीं करना है भाई, करना है। स्ट्रांग चीज और स्ट्रांग तभी होगी जब उसको करोगे, हाँ है ना। अगर मेरे को मालूम है भाई कि अपना क्या बोलते हैं 14.28% 1/7 होता है, तो कैसे मालूम पड़ा? बार बार किया तभी मालूम पड़ा ना। क्लियर? तो स्ट्रांग चीज को और स्ट्रांग बनाओ, 100 क्वेश्चन लगाओ उसके, नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन ढूंढो, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 100 क्वेश्चन लगाओ, जहां से मर्जी लगाओ भाई। मैं ये नहीं कहता फलाने टीचर से लगाओ या फलाने से लगाओ, तुमको यूट्यूब से करना है यूट्यूब से करो, गाइडली के पीडीएफ से करना है गाइडली के पीडीएफ से करो, पर इन पे काम करो। पहले आने वाले 2 दिन इस पे लगाओ। 2 दिन लगाओगे, क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा मोराल अप हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो तय है, चाहे जो मर्जी आए, 10 नंबर का तो ये आएगा ना 40 में से। पहले 10 नंबर तो अपनी जेब में करें, पहले ये 10 नंबर तो अपनी जेब में करें, हाँ है ना। इतना बात क्लियर? उसके ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर जेब में करो पहले तो। उसके बाद 5 छोटे छोटे टॉपिक पकड़ो, यहां से जो 5 अरिथमेटिक पे आते हैं ना, अरिथमेटिक के टॉपिक पकड़ो। उनमें भी सारे टॉपिक नहीं करने, 5 करने बस। पहले तो एजिस, इजी वाले बोल रहा हूं मैं। पार्टनरशिप के सवाल लंबा होता है लेकिन चैप्टर छोटा सा ही है, 2-4 बातें ही हैं पूरे चैप्टर में। क्लियर? उसके बाद एवरेज, सबसे इजी चैप्टर है पूरे सिलेबस का। उसके बाद रेशियो, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क, ये सारे बहुत इजी चैप्टर हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप्स, अगर नहीं आ रहा है तुमको मैं बोलता हूं कि मेरी वीडियो देख लो भाई। बोर्ड्स, बोर्ड्स के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हें नहीं आता है ये सब, मेरी वीडियो देखो, आई रिपीट, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा। तुम्हें चैप्टर आए ना आए वो एक अलग बात है, तुम कम पढ़ोगे तो नहीं आएगा यार, कहां से आएगा, लेकिन तुम्हें डाउट नहीं रहेगा। जो पॉइंट्स तुम्हारे आज तक क्लियर नहीं हुए वो वीडियो देखने से क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं 110% मैं गारंटी देता हूं। ये 5-7 टॉपिक अपने जेब में करो पहले तो। 10 नंबर तुमने यहां से किए, ये देखो ये 10 नंबर है कि नहीं, 10 नंबर है ना। 10 नंबर तुमने यहां से अपनी जेब में किए, यहां से 7 टॉपिक है, एक एक सवाल सबसे आता है। मान लो तुमसे 2 सवाल नहीं हुआ, कोई भी 2 सवाल रख लेते हैं कि तुमसे कोई भी 2 सवाल नहीं हुआ, 5 सवाल तो यहां से लोगे ना, 5 सवाल तो सही करोगे यहां से। यार ये तो इजी वाले बोल रहा हूं मैं, टफ वाले गया ही नहीं, ये तो इजी वालों की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि मैंने CISI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इनकी तो मैंने बात भी नहीं की अभी, मैं सिर्फ इजी वालों की बात कर रहा हूं। मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना, इन पे तो मैं गया ही नहीं हूं, मैं सिर्फ इजी वालों की बात कर रहा हूं। तुमको टफ पढ़ना ही नहीं है भाई, तुमको टफ पढ़ना ही नहीं है, उतना पढ़ो जिससे पेपर निकले, खत्म बात। और कुछ नहीं करने का, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे पेपर निकले, हाँ कि ना भाई, उतना पढ़ो। इनमें से 5 नंबर ले आओ, कोई भी 5 टॉपिक पकड़ो जो तुम्हें आसान लग रहा है, 5 पकड़ो भाई। क्लियर है ना? ये सब छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं मैंने, और एग्जाम में आते हैं। तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखो, मेमोरी बेस्ड पेपर चेक करो, सब पे क्वेश्चन आते हैं भाई। ये हो गया 10 नंबर, तुम यहां से स्कोर कर रहे हो बड़े आराम से भाई, कुछ मेहनत किया तुमने, एक्स्ट्रा मेहनत किया ही नहीं तुमने, ये तो तुम्हें पहले से भी आते थे ना, बस तुमने उसको और स्ट्रॉन्ग कर लिया कि भाई यहां से गलती नहीं होनी चाहिए। गाइडली के पीडीएफ से करो चाहे किसी टीचर से करो, वो तुम्हारा काम है, वो बताना। मैं अगर तुम्हारे ऊपर थोप दूं कि तुमको गाइडली से ही करना है, तो भाई वो जेन्युइन बात नहीं है, मैं क्यों थोपूंगा किसी के ऊपर। तुम्हारा अपना माइंडसेट है, तुम खुद जिम्मेवार हो, तुम खुद बड़े हो, तुम्हें कल होके अफसर बनोगे, तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो से पढ़ना आसान लगता है तो टीचर की वीडियो देखो, अगर तुम्हें पीडीएफ से पढ़ना, तुम बोलते हो यार टीचर की वीडियो देखने में बड़ा टाइम लग जाता है, पीडीएफ उठाओ, 100 सवाल लगाओ, उसके जो नहीं आ रहा उसके सोल्यूशन देखो, हाँ है ना। उसके बाद ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ये वीडियो तो देखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि चैप्टर बड़े होते हैं, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लियर है ना, तो इनको क्लियर करने के लिए वीडियो देखो। बाकी तुम जिसके मर्जी देखो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं रेकमेंड ये करूंगा कि मेरा वीडियो एक बार जरूर देख के देखो, तब पता चलेगा कि क्या है, क्रीम है कि नहीं है। क्लियर? उसके बाद अगली बात आती है डीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 डीआई आएगा पेपर में, तुमको 2 डीआई करना है बस। 4 डीआई आएगा पेपर में, तुमको 2 डीआई करना है। अगर तुम्हें डीआई की, भाई सुनना कान खोल के, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें डीआई की ABCD भी नहीं आती है, कुछ नहीं आता है डीआई में, मैंने 2 ही वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ डीआई की 2 ही वीडियो बनाई हुई है, तुम्हारे ये 2 डीआई निकल जाएंगे, आई गारंटी, आई गारंटी इट।
मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुमने ये 2 वीडियो देख लिया, डीआई के लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, डीआई के लिए तुम्हें 3 चैप्टर आने चाहिए बस, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये तीनों चैप्टर आ रहे हैं, और सम ट्रिक्स, कुछ एक ट्रिक्स, ऐसा भी नहीं पूरी डीआई ट्रिक है, कुछ ट्रिक्स। अगर इतनी चीज तुम्हें आती है ना तो ये 2 डीआई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। और मैंने 2 ही वीडियो बना रखी है, आई थिंक 2-2 घंटे की 2 वीडियो है, एक बार मेरे चैनल पे विजिट जरूर करना, देखना जरूर। मैं एक गारंटी पूरे खुले चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जो इंसान ये 2 वीडियो देख लेगा उसका डीआई का दिक्कत तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना, उसका डीआई का दिक्कत खत्म हो जाएगा। तुम्हें 2 ही डीआई करने भाई, तुम्हें 4 डीआई नहीं करने में ही, कुछ भी कर लो, तुम क्यों करोगे 4 डीआई, तुमको पेपर निकालने से मतलब है। 2 डीआई कर लिया, यहां से 30 नंबर आ गए, हाँ कि ना, 10 नंबर तो आएंगे ना, 2 डीआई का 10 नंबर, तो 30 नंबर हुए कि नहीं हुए भाई। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्शन में 10 नंबर, अरिथमेटिक से 5-7 नंबर, और ये अच्छा यहां से 2 ही है, 25 नंबर हो गए। यहां से 10 नंबर आए तो 30 नहीं 25 ही होंगे भाई, ठीक है ना। तो ये डीआई से 10 नंबर, तो 25, 27, 28 नंबर के करीब यहां पहुंच गए हो तुम, हाँ कि ना, 27, 28 नंबर के करीब यहां पहुंच गए। थोड़ा पुश करना है तुमको, टारगेट ये रखना है कि क्वांट्स में 30, या एक में 30 और एक में 28, रीजनिंग में 28। अब ये तुम देख लेना कि ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, हाँ है ना। रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है तो इसमें 30 कर लो, इसमें 28 कर लो। अगर ये वीक है तो इसमें 30 कर लो, 28 कर लो, उसमें 30 कर लो। तो तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा, मैंने क्वांट्स का बड़ा तगड़ा सा स्ट्रेटेजी बताया कि भाई जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, और बड़े कम एफर्ट, मिनिमम एफर्ट के साथ यहां से 25 से 30 नंबर लिए जा सकते हैं। मिनिमम एफर्ट भाई, कुछ नहीं करना है तुमको। अगर तुम चाहते हो एक ही बंदे पे, एक ही टीचर पे डिपेंड रहे, तुम मेरे पे डिपेंड होकर देख लो ना, तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, नाम बदल देना भाई। क्लियर है ना, नाम बदल देना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वांट्स, क्लियर। अगली चीज आती है रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में बड़े लोगों को डर रहता है यार कि सर रीजनिंग, देखो रीजनिंग का ना एक अच्छा बात, अच्छा एक चीज और, अवॉइड सिली मिस्टेक्स, अवॉइड सिली मिस्टेक, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सिली मिस्टेक में क्या होता है, एक कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, कैलकुलेशन किया जल्दी में, वो गलती कर दिया, वो गलती कर दिया और फिर दोबारा करना पड़ेगा तो डबल टाइम लग जाएगा ना। अरे यार कोई काम 7 सेकंड में हो रहा है, मैं पहले 3 सेकंड लेट कर रहा हूं, आराम से कर रहा हूं, 10 सेकंड में करना बेटर है, बशर्ते कि उसे दोबारा करना पड़ गया तो 14 सेकंड लग जाएगा, फिर वो 7 और 7, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के वक्त स्लो हो जाओ, हर जगह तेज नहीं बना जाता है जिंदगी में, कहीं कहीं स्लो भी होना पड़ता है, क्लियर। कैलकुलेशन के वक्त तेज स्लो हो जाओ। दूसरी चीज ऑप्शन टिक करना, ऑप्शन टिक करना, ऑप्शन टिक करने, हम सवाल सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, ऑप्शन टिक करने में जल्दबाजी करते हैं। अरे नहीं यार, ऐसे अगर ए बी सी डी लिखा है, तुमने बी की जगह अगर टी टिक कर दिया, सी टिक कर दिया ना, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जब भी टिक करो भाई, ये बात ध्यान में रखना, जल्दबाजी में नहीं करना है। ऑप्शन टिक करने के वक्त दिमाग को शांत रख, सांस ले लिए फिर ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, जो सवाल नहीं हुआ वो छूट जाए वो दर्द नहीं होता, लेकिन आता हुआ सवाल गलत हो जाए ना, बड़ा दर्द होता है भाई। एक एक नंबर से रहा हूं मैं बहुत बार, बड़ा दर्द होता था। क्लियर है ना। तो ऑप्शन टिक बड़े आराम से करना है, रिलैक्स होकर करना है, काम माइंडेड होकर करना है ऑप्शन टिक, क्लियर। तीसरी बात, एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। अगर मान लो तुमसे सवाल नहीं हो रहा है, पैनिक नहीं होना है भाई। अगर तुम्हारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। दिमाग को पैनिक मोड में ले जाना, तुम पैनिक हो जाओगे दिक्कत हो जाएगी भाई। तुम पैनिक होके देख लो, घर में मॉक टेस्ट में पैनिक होके देख लो, तुम्हारा पेपर बिगड़ता ही जाएगा, फ्लो टूटता ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। जब लगे कि ये नहीं हो रहा है, सांस लो गहरी, 1-2 ना ऐसे लंबे लंबे सांसें लो, अपने आप दिमाग सेट हो जाएगा। और चौथी चीज, अटकना नहीं है भाई, ठीक है ना। स्किप, इजी क्वेश्चन पहले पकड़ना है, टफ क्वेश्चन नहीं पकड़ना है। इजी क्वेश्चन पकड़ो ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे क्वांट्स खुला, तुम पकड़ के बैठ गए डीआई कि भाई पहले ये निपटा ले, ऐसा नहीं भाई, पहले इजी वाला पकड़ो, पहले सिंप्लीफिकेशन पकड़ो, अप्रोक्सीमेशन पकड़ो, नंबर सीरीज पकड़ो, क्लियर। अटकना नहीं है। टफ पकड़ लोगे वो होगा नहीं, शुरू में माइंड गिर जाएगा, मोराल गिर जाएगा। इजी पकड़ोगे अपने आप मोराल चढ़ा, पता रहेगा यार 10 तो हुए कम से कम 30 में से, क्लियर। दूसरी बात, नंबर सीरीज के सवाल फंस जाते हैं तो अटकना नहीं है, स्किप करना। जिसको ये बात, ये क्वालिटी आती है स्किप करने की, वही किंग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एग्जाम उसका नहीं निकलता जिसको ये बात पता हो कि क्या करना है, एग्जाम उसका निकलता है जिसको पता हो क्या छोड़ना है, क्लियर। तो स्किप करने की मेंटेलिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये सारे बात ध्यान रखना। अगली चीज आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भाई मैं यही कहूंगा, रीजनिंग जितना ही इजी है उतना ही टफ है। क्यों? क्योंकि फंसा देता है पेपर में कई बार, क्लियर है ना। जो सिटिंग और पजल है उसके लिए पहले घर में एक दिन बैठ के ना, सिटिंग और पजल के लिए घर में स्ट्रेटेजी बनाओ
कि किस प्रकार की सीटिंग में तुम नहीं फंसते हो, किस प्रकार की सीटिंग में फंस जाते हो। जैसे इजी में अगर बात करूं तो मुझे पता है 8%, टफ में अगर बात करूं तो 8 से ज्यादा या तो 7% या 9% वाले होते हैं, वो फंस जाता है इंसान। क्लियर। ऑल इनसाइड अगर हो तो इजी रहता है, लेकिन अगर बोल दे कि, और एक और बात आता है इसमें, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, ये भी इजी रहता है। लेकिन जब बोल दे कि सम इनसाइड और सम आउटसाइड, तो फिर इंसान फंस जाता है। हाँ कि ना। स्क्वायर वाले ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल में ठीक है, जब तक 4 कॉर्नर पे बैठते हैं और 4 साइड पे तो ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि अपना ऐसे वाले आ जाते हैं ना, समथिंग दिस, तो इंसान फंस जाता है। क्लियर। ठीक है ना। तो जो टफ वाले हैं उनको अवॉइड करना, पहले इजी वाले पकड़ना। जैसे पजल है, पजल में मेरे को पता है कि अपने बॉक्स की जब नंबरिंग दे रखी होती है वो इजी है, लेकिन बॉक्स की नंबरिंग नहीं दे रखी होती, बोला है देयर आर 7 बॉक्सेस, बस वन अबव अनदर, खत्म। अगर बोला है ऐसा तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। हाँ है ना। उसके बाद ईयर्स वाले, ईयर्स वाले आसान होते हैं। 1990, 91, 92 ऐसे एजेस भी आती है इनमें, वो इजी रहते हैं भाई। कई बार डे मंथ वाले आते हैं, मंथ प्लस डे, जैसे अप्रैल 4 तारीख 9 तारीख, मई 4 तारीख 9 तारीख, जून 4, ये सब इजी है भाई। क्लियर है ना। ये 31 दिन है, 31 दिन है, 30 दिन है, तो ये इजी होती है। क्लियर। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या लेवल है। मतलब ये कैटेगराइज जरूर कर लेना कि तुमको क्या इजी लगता है, क्या टफ लगता है। समझे कि नहीं समझे। हाँ, ब्लड रिलेशन वाला टफ होता है, ब्लड रिलेशन वाला टफ होता है। क्लियर। आने को कुछ भी आ सकता है पेपर में, कभी भी आ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज करो, अपने आप को स्ट्रेटेजी बना के जाना कि तुम कौन से सिटिंग पजल पहले करोगे और कौन से सिटिंग पजल बाद में करोगे। ये बात क्लियर। उसके बाद भी पहले इजी इजी वाले पकड़ लेना, जैसे सिलॉग्स है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं उसे, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन का सेट आता है, ये फंस जाता है कई बार, ये टिपिकल होता है, ये थोड़ा सा फंसा देता है, इसको अवॉइड करना। उसके बाद इनइक्वलिटी आती है, इनइक्वलिटी इजी है। डिस्टेंस का इजी आता है सवाल, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन इजी आता है। उसके बाद आता है तुम्हारा मिसलेनियस में, जैसे वर्ड फॉर्म भी टफ होता है। मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है ना, वो 4 शब्द उठाओ, वो टफ होता है भाई, वो इजी नहीं मानता उसको। तो भाई क्या पता वो शब्द ही ना पता हो, तो इसलिए अवॉइड कर, मैं छोड़ देता था भाई, मैं नहीं करता था इसको। क्लियर। हाँ, ये है फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में ढूंढना। जैसे इसमें ना, जैसे मेरा नाम है सावन, तो कहता आगे पीछे, तो ये 19, 20, 21, 22 बैक में देखना, वो इजी होता है। तो इस हिसाब से चीजों में कैटेगराइज कर लेना कि यहां से नंबर। भाई देखो, तुमको एक काम तो करना है यार, 3 पजल तो तुम्हें बनाना ही है किसी हाल में, ठीक है ना। 3 पजल बनाने, 3 पजल यानी 15 नंबर, और बाकी 12 से 15 नंबर का अदर। 12 से 15 नंबर में तुम्हारा सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, रैंकिंग है, उसके बाद अपना ब्लड रिलेशन है, ठीक है ना, मिसलेनियस है। तो 12 से 15 नंबर तुम्हें यहां लेने पड़ेंगे। 3 पजल तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। अगर तुम चाहो कि तुम 2 पजल निकाल के पेपर निकालोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं भाई। क्लियर। क्योंकि क्वांट्स में तुमने 10 नंबर का तो सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लिया था ना। क्लियर। इसमें 10 नंबर का कहां कुछ है ऐसा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से फाइनल पे बात पे आ रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो परफेक्ट स्ट्रेटजी रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि अपना 2 DI, 3 पजल सिटिंग, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर का मिसले अपना जो बोलते हैं स्पीड मैथ, और इधर से ऑल अदर। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से देख के चलना, बैठ के शांति से एक बार स्ट्रेटेजी करो और एग्जाम फोड़ दो भाई। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो मैंने आपको बताई है, जो स्ट्रेटेजी बताई है, वो आपके लिए बिल्कुल एप्ट है और आपके एग्जाम में काम आए। होप सो आप सभी का एग्जाम क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप प्रीलिम्स क्लियर करो और मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी देखो, भगवान से मैं दुआ करूंगा। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।